नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस YouTube चैनल जैविक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने प्राचीन इतिहास प्रारंभ किया और पिछले लेक्चर में हमने विदेशी आक्रमणकारी पढ़ा और उसमें हमने ईरानी आक्रमणकारी देखा और यूनानी आक्रमणकारी देखा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सिकंदर महान के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारियां कलेक्ट करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज हम सिकंदर महान के बारे में चर्चा करेंगे जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। ये 19वां लेक्चर है, 18 लेक्चर डल चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप मेरे YouTube चैनल जैविक स्टडी पर आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर महान की बात करें तो इसका एक अन्य नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसके जन्म की अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था सिकंदर का, तो सिकंदर महान का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ। कहां पर हुआ था? यूनान में हुआ था। 356 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। वर्तमान ग्रीस के नाम से इसे जाना जाता है। ग्रीस वाला जो क्षेत्र है वो यूनान साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था पहले। ये जो सिकंदर है इसका एक सपना था कि मैं पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करूंगा, लेकिन इसका यह सपना भारत में जब आता है उसके बाद थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। भारत तक ये प्रयास करता है जीतने का। तो आइए देखते हैं। उसके बाद इसका जन्म तो ग्रीस यूनान में हो गया। उसके बाद इसके पिता का नाम है फिलिप द्वितीय। क्या नाम है? फिलिप द्वितीय इसके पिताजी का नाम है, जो कि मगदूनिया साम्राज्य के शासक थे। कहाँ थे? मगदूनिया साम्राज्य था यूनान में। मगदूनिया साम्राज्य उसके शासक थे। इसके पिता लगभग 359 ईसा पूर्व के आसपास 359 ईसा पूर्व के आसपास यूनान साम्राज्य, यूनान में मगदूनिया साम्राज्य के ये शासक थे फिलिप द्वितीय। अगर हम बात करें सिकंदर के गुरु की, तो सिकंदर का गुरु था अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम वालों के लिए। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, तो अरस्तु के गुरु का नाम सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अगर हम बात करें सिकंदर के पिता की, तो सिकंदर के पिता की लगभग 329 ईसा पूर्व के मध्य हत्या कर दी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। तो उनकी पिता की हत्या के बाद सिकंदर राजगद्दी पर बैठता है, मतलब मगदूनिया साम्राज्य को सिकंदर संभालता है। पिता की मृत्यु 329 ईसा पूर्व में हो जाती है। उसके बाद सिकंदर शासक बनता है। तो याद रखिए 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। ग्रीस वर्तमान यूनान, पहले यूनान के नाम से प्रसिद्ध था, अब वर्तमान ग्रीस नाम है। फिलिप द्वितीय इनके पिताजी है, जो कि मगदूनिया साम्राज्य के शासक थे। गुरु का नाम अरस्तु है। इनके पिता की हत्या 300 ईसा पूर्व में 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। एक बहु केफला नाम का घोड़ा था सिकंदर का। ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया। तो सिकंदर के घोड़े का नाम बहु केफला। क्या है? बहु केफला। एक पुस्तक है इतिहास के पिता की, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो पुस्तक है हेरोडोटस की, हेरोडोटस की हिस्टोरिका पुस्तक है। इस पुस्तक में भारत को अपार संपत्ति वाला देश बताया गया। भारत को अपार संपत्तियों वाला देश बताया गया। मतलब इस पुस्तक में बताया गया कि भारत में कई मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में धन इकट्ठा है। तो सिकंदर ने ये पुस्तक पढ़ी हेरोडोटस की हिस्टोरिका, और उसको भारत की जानकारियां मिली कि भारत एक अपार संपत्तियों वाला देश है, तो क्यों ना हम भारत की ओर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। तो इसी पुस्तक से, हिस्टोरिका पुस्तक से ही भारत की जानकारी मिलती है सिकंदर की। फिर वो भारत पर विजय प्राप्त करने का सपना देखता है। तो याद रखिएगा कि सिकंदर को कभी क्वेश्चन आ जाए कि सिकंदर को भारत की जानकारी किस पुस्तक से मिली, तो सिकंदर को भारत की जानकारी हिस्टोरिका से मिली। हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है? तो हेरोडोटस की पुस्तक है। जब सिकंदर भारत में आता है तो उससे पहले कई साम्राज्य पर ये विजय प्राप्त करता है। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट वहां से भारत पर कूद आएगा। ये धीरे धीरे कुछ राज्यों में या कुछ साम्राज्यों में, कुछ देशों पर विजय प्राप्त करते हुए भारत की ओर बढ़ता है। तो हम क्रम देखते हैं कि कहां कहां पर ये आता है। तो सबसे पहले सिकंदर यूनान एथेंस का राजा बनता है। इनके पिता की हत्या हो जाती है। उसके बाद ग्रीस यूनान पर ये राजा शासक बनता है। उसके बाद ये ईरान इराक की ओर आगे बढ़ता है। तो ये ईरान इराक पर विजय प्राप्त करता है। ईरान इराक में हमने पढ़ा था। तो ईरान इराक में ये विजय प्राप्त करता है।
उसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आता है। काबुल साम्राज्य उस टाइम पे था। तो यूनान, एथेंस, फिर ईरान, इराक पर विजय प्राप्त करता है। उसके बाद काबुल अफगानिस्तान में आता है। और एक पर्वत है हिंद कुश पर्वत, हिमालय पर्वत का भाग है। हम भारतीय भूगोल में उसकी चर्चा करेंगे। तो हिंद कुश पर्वत में खैबर दर्रा पड़ता है। भारत की ओर रास्ता आने के लिए एक दर्रा पड़ता है, खैबर दर्रा। उस दर्रे के माध्यम से ये भारत के सिंध प्रांत में एंट्री करता है या सिंध प्रांत में प्रवेश करता है। तो कब करता है? सिंध प्रांत में 326 ईसा पूर्व। तो एक बार आप वो जो क्रम है आने का, सबसे पहले एथेंस यूनान में ये आता शासक बनता है। उसके बाद ईरान इराक पर विजय प्राप्त करता है। ईरान इराक के बाद काबुल साम्राज्य में आता है, मतलब अफगानिस्तान में। फिर हिंद कुश पर्वत के माध्यम से, खैबर दर्रे के माध्यम से भारत के सीमा में, उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं था तो सिंध प्रांत भारत में पड़ता था। तो सिंध प्रांत में प्रवेश करता है लगभग 326 ईसा पूर्व। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया था या सिकंदर ने कब भारत में प्रवेश किया था, तो 326 ईसा पूर्व में ये भारत पर प्रवेश करता है। जब सिकंदर भारत में प्रवेश करता है उस टाइम पे क्या होता है? भारत के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, मान लो कि ये अपना भारत है, इस प्रकार ये भारत है। ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमोत्तर क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो भी छोटे छोटे राज्य थे अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे। मगध साम्राज्य एक एकीकृत साम्राज्य था जिसने अलग अलग साम्राज्य को अपने में मिला लिया था। 16 महाजनपद के बाद जो मगध साम्राज्य उभर कर सामने आता, परंतु जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के जो भी राज्य थे वो अलग अलग बटे हुए थे। वो क्या करे थे? अलग अनेक राजतंत्रों और गणतंत्रों में विभाजित थे। वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे। अगर वो सब एक रहते तो सिकंदर भारत में प्रवेश करने से या कर नहीं पाता, परंतु वो अलग अलग थे। इसलिए क्या हुआ? सिकंदर को भारत में प्रवेश करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि सारे राज्य पश्चिमोत्तर पश्चिम क्षेत्र के, पश्चिम और उत्तर क्षेत्र के, पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर, तो इस क्षेत्र के जो भी राजतंत्र थे या गणतंत्र थे वो अलग अलग भागों में बटे हुए थे। इस क्षेत्र में दो प्रसिद्ध शासक पड़ते। क्या थे? दो प्रसिद्ध शासक थे। एक शासक था तक्षशिला साम्राज्य का अंबिक, तक्षशिला साम्राज्य का शासक अंबिक। कौन सा? अंबिक। ये तक्षशिला साम्राज्य का था। और एक झेलम और चिनाब नदी के बीच में क्षेत्र पड़ता था, उस क्षेत्र का एक राजा था पोरस। एक राजा था अंबी तक्षशिला का, और झेलम और चिनाब के मध्य एक साम्राज्य पड़ता था जिसका शासक था पोरस। पोरस जो है, इन दोनों से क्या होता है? सिकंदर की टक्कर होती है। तो सबसे पहले क्या करता है सिकंदर? इन दोनों राजाओं में से फर्स्ट जो राजा है जिसका नाम है अंबिक, क्या नाम है? अंबिक। तो फर्स्ट अंबिक से, तक्षशिला के शासक से सिकंदर का युद्ध होता है। तो पहली बार सिकंदर भारत में किसी राजा से युद्ध लड़ता है, उस राजा का नाम है अंबिक। तो अंबिक क्या होता है? अंबिक सिकंदर से परास्त हो जाता है। सिकंदर इसमें क्या हो जाता है? विजय हो जाता है और संधि हो जाती है, जिसके थ्रू अंबिक क्या करता है? सिकंदर से मित्रता कर लेता है। सिकंदर से अंबिक मित्रता कर लेता है और फिर सिकंदर अटैक करता है पोरस। किस पर? पोरस पर अटैक करता है। तो पोरस पर जो अटैक करता है, तो ये युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है। इतिहास में इस युद्ध को कई बार इसका उल्लेख है। तो इस युद्ध को बोला जाता है वितस्ता का युद्ध, वितस्ता या हाइटे स्पीच का युद्ध। वितस्ता युद्ध, हाइटे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध। झेलम को वितस्ता कहा जाता है और इस युद्ध को हाइटे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में क्या होता है? पोरस और सिकंदर की सेनाएं आपस में युद्ध करती है और इस युद्ध में भी सिकंदर जीत जाता है। सिकंदर जीतता तो है लेकिन बिल्कुल हारने की कगार पर आ जाता है। उसके बाद सिकंदर की विजय होती है। तो सिकंदर जब हारता है तो पोरस की सेनाओं का जो मनोबल इसने देखा, या इतनी अच्छी ने टक्कर दी सिकंदर को, तो इस कारण सिकंदर क्या करता है? पोरस को अपना साम्राज्य वापस लौटा देता है। जीत तो लेता है परंतु हारने की कगार पर आके वो क्या करता है? जीतता है। तो इस कारण वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। ये कह सकते हैं हम, ये पोरस से क्या हो जाता है? सिकंदर इम्प्रेस हो जाता है और उसका साम्राज्य वापस लौटा दिया जाता है। तो यहाँ से कई टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट तो यही पूछ सकते हैं कि हाइडे स्पीच का युद्ध किन किन राजाओं के मध्य होता है? तो सिकंदर और पोरस के मध्य हाइडे स्पीच का युद्ध होता है। दूसरा क्वेश्चन कि इस युद्ध में, हाइडे स्पीच के युद्ध में विजय किसकी होती है? तो विजय होती है सिकंदर की।
तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सिकंदर ने जो ये युद्ध जीता था तो क्या पोरस इसमें सीधे से या डायरेक्टली हार गया था आसान तरीके से? नहीं, ये हारने की कगार पर आके जीता था और वापस ये क्या कर देता है, ये साम्राज्य को लौटा देता है। तो ये प्रमुख प्रमुख फैक्ट है। उसके बाद व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना क्या कर देती है, मना कर देती है। यहाँ तक तो आम्बिक को जीता तक्षशिला के शासक, उसके बाद पोरस को इसने जीता, परंतु इसके बाद सेना क्या कर देती है, व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर देती है कि अब हम भारत में प्रवेश नहीं करेंगे। कारण ये है कि ये भारत की जो सेना है ये यहाँ पे हाथी है, इन हाथियों को देखकर इतनी बड़ी मात्रा में ये डर जाते हैं। और भी कई कारण है, जिसमें प्रमुख कारण है फर्स्ट, भारत की गर्म आबो हवा। भारत जो एक गर्म देशों में आता है और जो पोरस सिकंदर जहां से आया था वो यूनान क्षेत्र था, तो ये गर्म हवा भी सैनिकों को क्या कर रही थी, थोड़ी सी हानिकारक थी सैनिकों के लिए। ये कारण माना जा सकता है कि सेना ने इसके कारण मना कर दिया था। और भी कारणों की हम चर्चा करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले कारणों की चर्चा करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण सैनिकों ने भारत में अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। दूसरा कारण है कि सैनिक जो थे वो कई दिनों से या कई वर्षों से यूनान से बाहर थे, अतः उनमें घर जाने की उत्सुकता थी। जैसे कि हम भी कई दिनों से घर से बाहर रहते हैं तो घर जाने की इच्छा होती है, तो उनमें भी घर जाने की बड़ी उत्सुकता थी। कई दिनों से वो यूनान से बाहर थे, इस कारण उनमें घर जाने की उत्सुकता थी। पहला कारण भारत की गर्म आबोहवा। अगला कारण है कई वर्षों से युद्ध लड़ रहे थे, अतः वे थक चुके थे। कई दिनों से युद्ध लड़ते लड़ते वो सैनिक क्या कर गए थे, थक गए थे। इस कारण भी उन्होंने आगे बढ़ने से या युद्ध भारत के अन्य शासकों से युद्ध करने से सिकंदर को मना कर दिया। अगला कारण है पोरस से युद्ध करने के बाद, जब पोरस से उन्होंने युद्ध करा तो उन्हें भारतीय शक्ति का आभास हो, क्या हो गया, भारतीय शक्ति का आभास हो गया कि भारत में जब हमने सिर्फ 2 शासकों से युद्ध करा तो इतने शक्तिशाली शासक थे, तो भारत के अन्य राजा कितने शक्तिशाली होंगे। और हो सकता है कहीं न कहीं उन्होंने मगध साम्राज्य के बारे में भी सुन रखा हो। तो ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो ये प्रमुख प्रमुख सिकंदर से महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इस सिकंदर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हमने देखे। उसके बाद अगला है एक नोट है, नोट में हम पढ़ेंगे कि सिकंदर 19 माह तक भारत में रहा। कितने माह तक, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा, तो लगभग 19 माह तक सिकंदर भारत में रहा। उसके बाद ये वापस लौट जाता है। सिकंदर ने जब भारत में प्रमुख साम्राज्य जीते और जब भारत से वापस लौट रहा था, वापस लौटते समय इसने क्या करा, 2 नगर बसाए। कौन कौन से नगर बसाए, फर्स्ट है सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया, इसे सिकंदरिया भी कहते हैं या अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है, सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया। दूसरा है बहु केफला, इसके घोड़े का नाम था बहु केफला, तो उस घोड़े के नाम के आधार पर इसने एक नगर बसाया बहु केफला और एक नगर बसाया सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि जब सिकंदर भारत से वापस लौट रहा था उस समय उसने कौन कौन से नगर बसाए, तो 2 नगर बसाए। फर्स्ट था सिकंदरिया, दूसरा था बहु केफला। उसके बाद ये भारत से जब वापस लौट रहा था उस समय भारतीय जो इसने साम्राज्य जीत रखे थे उन साम्राज्य को 4 भागों में बांटा और 4 भागों में बांटकर इसने प्रमुख रूप से एक व्यक्ति को इसका उत्तराधिकारी बनाया जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर भारत में सिकंदर का उत्तराधिकारी था। सिकंदर के जाने के बाद सेल्यूकस निकेटर आता है और जब ये वापस लौटता है तो लगभग 323 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौट जाता है। इस समय यूनान में वापस लौटते समय इसकी बेबीलोन जगह पड़ती है इराक में, वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी बेबीलोन इराक में, और इसका अंतिम संस्कार होता है मिस्र। सिकंदरिया एक जगह पड़ती है मिस्र में, इसी के नाम पर सिकंदरिया एक जगह पड़ती है मिस्र में, वहां पर इसका अंतिम संस्कार होता है और बीमारी के कारण इसकी मृत्यु होती है ऐसा कहा जाता है। और लास्ट है कि इसके प्रमुख सेनापति थे, जल सेनापति था निरियाकस और स्थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और बाद में सेल्यूकस निकेटर ही इसका उत्तराधिकारी बनता है।
तो आज हमने सिकंदर के बारे में चर्चा करी। आपको मेरा यह लेक्चर किस प्रकार लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मेरे वीडियोस डलते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन का जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं वो हम जे विद स्टडी पर पढ़ रहे हैं, इसी चैनल पर पढ़ रहे हैं। परंतु अगर आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग करना है, मैथ्स प्लस रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है तो आप अभ्यास एकेडमी सर्च करिए। अभ्यास एकेडमी उज्जैन के नाम से, अभ्यास एकेडमी उज्जैन के नाम से चैनल है जहां पर विजय पवार सर आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। विजय पवार सर आपको मैथ्स प्लस रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है तो आप अभ्यास एकेडमी उज्जैन सर्च करिए। और सामान्य ज्ञान तो हम इसी पर पढ़ेंगे, जे विद स्टडी पर सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सामान्य ज्ञान के एक के बाद एक पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम की वजह से मैं अगला लेक्चर प्रारंभ नहीं कर पा रहा हूँ। अगला लेक्चर हम अगला जो सब्जेक्ट लेंगे वो हम पॉलिटी लेंगे, परंतु थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैथ्स और रीजनिंग विजय सर आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो आप इस चैनल को अभ्यास एकेडमी उज्जैन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत अच्छे से अध्ययन करिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।